अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर आई वालेकुम। थिंक आपने आई थिंक 2 क्लासेस बना दिए हैं और आधे से ज्यादा बच्चे मतलब दूसरी क्लास में हैं। ओहो, एक्चुअली ये इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हो गया था और अच्छा मैं देखता हूँ दूसरी क्लास कहाँ है। आप काइंडली अगर एक मैसेज ग्रुप पे भेज दें कि दूसरी क्लास ज्वाइन कर लें, क्योंकि 10 से मैं काम करता हूँ, उस क्लास को ना बंद कर देता हूँ। हेलो, जी सर या ऐसा करते हैं कि हम जी उसी सर। क्लास में वापस चलते हैं। ठीक है, आप लोग भी उधर ही आ जाएं। सर आई ये थिंक स्टूडेंट बच्चे इधर आना आ रहे हैं। शुरू हो गए हैं। इसी अच्छा क्लास में आ चलें, रहे हैं। अच्छा तो ऐसा करते हैं कि आने दें फिर उनको। आप स्टूडेंट से कहें कि जी इस क्लास में आ जाएं, ये स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ओके सर। सर दोनों एक ही क्लास है। नहीं देखिए, हम डिस्कशन इस क्लास में कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स जो वहां है ना, उनसे कहें इधर आ जाए। सर वो सारे यहाँ आ गए हैं। आ गए हैं, ठीक है जी सर। ठीक है ठीक है। हाँ, आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। मेरे पास इस वक्त 18 शो हो रहे हैं और 19 हो गए, एंड दे आर कमिंग वन बाय वन। ठीक है, चलें, विदाउट एनी फर्दर डिले आप बस एक ग्रुप पे मैसेज डाल दें कि अगर स्टूडेंट्स किसी क्लास में वेट कर रहे हैं and there is nothing going on, please go to the other classroom where we are actually having the discussion.
ग्रुप में सर इन्फॉर्म कर दिया है सबको और लिंक भी भेज दिया है मैंने। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आर यू अवेयर ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Some students are saying yes and others are saying no. Why is that the case? Sir, Or it's maybe in they front didn't of read us. it. If it is in front of, if it is showing on the screen, it means you are aware. So आपको स्क्रीन पे इस वक्त कौन सी क्या चीज नजर आ रही है, मुझे बताएं। Supply, demand, Chapter and 6, government supply, demand and policies. government policies. Chapter 6, it means you are aware of the topic of the day। और मैंने मीटिंग चैट में भी लिखा था कि today we are going to start a new chapter, supply, demand and government policies। ठीक है, अच्छा, before I start with the discussion on the chapter, let me ask you, with relation to supply and demand, obviously at this stage of the semester you are already quite familiar with the market forces of supply and demand. You know that the supply curve along with the demand curve, wherever the two curves intersect, that point we call the point of equilibrium, and the point of equilibrium actually shows you the market clearing price on the y-axis and the quantity on the x-axis, which you can call the quantity supplied or demanded. It is one and the same thing because at the market clearing price, quantity supplied is equal to quantity demanded. तो आप supply और demand से तो काफी हद तक familiar हो गए हैं। Now, what do you think? What kind of government policies can we discuss in relation to supply and demand? थोड़ा सा पहले एक ओरिएंटेशन कर लेते हैं कि किस किस्म की गवर्नमेंट पॉलिसीज की यहाँ पे बात हो रही है। Can anybody answer this question? Obviously, we are going to talk about government policies which will ultimately influence the supply and demand. But what may be the purpose of these government policies to influence the supply and demand, or maybe influence the equilibrium? किस किस्म की पॉलिसीज हो सकती हैं, अभी हमने पढ़ा नहीं है, but can you guess? Sir, price high or सर प्राइस होगी, प्राइस मेकिंग पॉलिसी होगी। अच्छा, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करें कि द शुगर मिल्स, जो शुगर की मार्केट प्राइस है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली हम सुनते रहते हैं कि जी 60 से 70 हुई, 70 से 80 हुई, एंड राइट नाउ आई थिंक द प्राइस ऑफ शुगर इज मोर देन 100। इफ द गवर्नमेंट believes that the poor people are suffering because of the high price of sugar, do you think the government can restrict or restrain or set a certain price above which sugar cannot be sold in the country? क्या गवर्नमेंट ऐसा कर Yes, सकती sir. है? कर सकती है? जी सर। यस सर कर सकती है, लेकिन सर अच्छा, करेगी नहीं। हाँ देखिए, अभी तो हम उस पर जाएंगे कि उसके क्या रिपरकशंस होंगे, प्रोज एंड कॉन्स होंगे, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जैसे देखिए, आप एक रूम में अगर बैठे हुए होते हैं तो आपके नीचे फ्लोर होता है और आपके ऊपर सीलिंग होती है। सीलिंग का मतलब ये है कि इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, छत होती है, ठीक है। तो अगर इफ शुगर इज सेलिंग एट लेट्स से 110 115 रुपीस per kg and the government says nobody is allowed to sell sugar at a price greater than 80 rupees per kg, इसको आप प्राइस फ्लोर कहेंगे या प्राइस सीलिंग कहेंगे? अपर लिमिट है, Price low. नहीं, ये जो 80 रुपीस की प्राइस गवर्नमेंट ने सेट की है, ये प्राइस फ्लोर है या प्राइस सीलिंग है? Lower sir, क्योंकि one something तो ceiling। चल रही है। देखिए फ्लोर सर तो एक सीलिंग ऐसी होगी चीज ना। है,
सीलिंग है सर, देखिए क्योंकि देखिए इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। हाँ देखिए, जब हम ऊपर जाने की, अगर मैं किसी तरीके से इस रूम में एक चेयर रख के या स्टूल रख के या टेबल पे खड़ा, लेकिन सीलिंग से ऊपर में नहीं जा सकता, वहां पे मैं रिस्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। तो एनी अपर लिमिट सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्राइस ऑफ एन आइटम इज कॉल्ड अ प्राइस सीलिंग। ठीक है। अच्छा, अब इसको जरा उल्टा कर लें, इसको उल्टा कर लें। फर्स्ट करें कि people are facing difficulty। अच्छा, लोगों को छोड़ दें आप। लेट्स सपोज कि कंपनीज और फैक्ट्रीज आर हायरिंग पीपल एट वेरी लो वेजेस। वो पूरा दिन उनसे काम कराते हैं और उनको 500 रुपए मजदूरी दे देते हैं, which is unfair for the poor workers. Now, if the government decides that there has to be a minimum wage that the firm has to pay its workers, अगर गवर्नमेंट कहती है कि जी 1200 रुपए आपकी लोअर लिमिट है, आप किसी भी वर्कर को अगर हायर करेंगे, पूरा दिन काम करवाएंगे, तो दिस इज द मिनिमम वेज यू हैव टू पे। 1200 रुपए पर डे से कम पे आप किसी को हायर नहीं कर सकते, ज्यादा पे कर सकते हैं। विल यू कॉल दैट अ फ्लोर और अ सीलिंग? बताइए। फ्लोर। ये फ्लोर है, ये फ्लोर है। देखिए, फ्लोर से हम नीचे नहीं जा सकते और सीलिंग से हम ऊपर नहीं जा सकते। इस तरह से याद रखें। इफ द गवर्नमेंट सेट्स अ मैक्सिमम एंड यू कैन नॉट गो अबव दैट, देन इट्स अ सीलिंग। इफ द गवर्नमेंट सेट्स अ मिनिमम एंड यू कैन नॉट गो बिलो दैट, देन इट्स अ फ्लोर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो देखिए, आज की क्लास में वी विल ट्राई टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, अगर आज की क्लास के एंड में मैं आपसे पूछूं कि जी प्राइस सीलिंग क्या होती है या प्राइस फ्लोर क्या होता है, और ग्राफ की मदद से क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफ यू से यस, देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास विल हैव बीन अचीव्ड। तो प्राइमरीली द क्लास विल रिवॉल्व अराउंड प्राइस सीलिंग्स एंड प्राइस फ्लोर्स, जिसमें आप देखेंगे कि हम सरप्लस और शॉर्टेज की बात करेंगे। वही मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है, but now we are looking at the market forces of supply and demand and the functioning of the market from the viewpoint of government policies। तो नई चीज जो ऐड हुई है आज के टॉपिक में वो है गवर्नमेंट पॉलिसी। इज एवरीवन ओके सो फार? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक काम हम ये करेंगे कि आई विल इनवाइट, मेरे पास जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आ रही है, आई विल इनवाइट द स्टूडेंट्स वन बाय वन to read a certain portion of the page on the screen, एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ, and then I will obviously elaborate on that। तो थोड़ा सा एक introductory paragraph पहले पढ़ लेते हैं, which will set the tone for the discussion today। In my list, I have at the top of the list in alphabetical order Abdul Ibrahim। Abdul Ibrahim, are you present? Hello? देखिए स्टूडेंट्स, it is very important to respond when your name is called, because that indicates that you are present and actively taking part in the discussion. If you do not respond, it means you are not there। So Abdul Ibrahim, are you present? ये नाम कुछ गलत, मैंने किसी स्टूडेंट को गलत तो ऐड नहीं कर दिया है? इस क्लास में कोई अब्दुल इब्राहिम है? आई डोंट रिकॉल यस सर, वो सर अब्दुल वासी इब्राहिम है। हाँ, तो अब्दुल वासी इब्राहिम कहाँ है? हेलो हेलो सर ये नहीं पता। अच्छा, चलें, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इन लाइन इज आयशा अशरफ। आई थिंक आयशा अशरफ हैज जस्ट जॉइंड अस, और एक मैसेज भी आया हुआ है मेरे पास। अब्दुल इब्राहिम कहते हैं कि माइक इशू है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी विल कंटिन्यू विद आयशा अशरफ। आयशा अशरफ, आर यू देयर? यस सर। Do you see the PDF of the book on the screen? सर। ठीक है, चलें। तो स्टूडेंट्स प्लीज लिसन केयरफुली। आयशा अशरफ विल रीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ चैप्टर नंबर 6, supply, demand and government policies, and then we will continue the discussion in order to develop an understanding of
what happens when the government sets a price ceiling, which is the maximum price, or a price floor, which is the minimum price. What kind of impact does it have on the market forces of supply and demand? So Aisha Ashraf, over to you. Economists have two roles. As scientists, they develop and test theories to explain the world around them. As policy advisors, they use these theories to help change the world for the better. The focus of our preceding two chapters has been scientific. We have seen how supplies and demand determine the price of goods and the quantity of goods sold. We have also seen how various events shift supply and demand, thereby changing the equilibrium, price, and quantity. And we have developed the concept of elasticity to gauge the size of these changes. All right, very good. Thank you very much, Aisha. देखिए स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में जितना भी लिखा हुआ है, I think you all understand it very well. क्योंकि we started with the discussion on the demand schedule and the demand curve and the supply curve, the point of intersection, the equilibrium price, the equilibrium quantity, and even the concept of elasticity to measure the size of the changes. Lekin all of this has been scientific. We have been trying to understand or develop various theories which tell us how the market forces interact. हमने कहीं पे भी ये नहीं कहा था कि हमें ऐसा करना चाहिए, सप्लाई बढ़नी चाहिए, डिमांड कम होनी चाहिए, प्राइस ज्यादा होनी चाहिए, क्वांटिटी कम होनी चाहिए. हमारा फोकस, our stance was not that of a policy advisor. We were just trying to understand. अब हम क्या कर रहे हैं कि as economic advisors, let's say to the government, we are recommending कि जी गवर्नमेंट ये steps ले, ठीक है, जिनकी वजह से हम इकोनॉमी की फंक्शनिंग को या लोगों की हालत को इम्प्रूव कर सकते हैं. So when we talk about policy matters, the economists will be acting as advisors rather than scientists. Scientists, जो इकोनॉमिक साइंटिस्ट हैं, वो theories डेवलप करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस कैसे इंटरैक्ट कर रही हैं. And on the basis of those theories, the economic policy advisors recommend what the government should do. और फर्ज करें, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग, देखिए मैं पहले आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप बता देता हूँ. In this chapter, they have taken a very interesting example of an ice cream cone. आपको याद होगा कि when we were discussing supply and demand, we talked about the number of cones of ice cream that are demanded at each price level, or the number of cones of ice cream which are supplied at a given price level. तो हमने ice cream के example से समझने की कोशिश की थी. अब आप यहाँ पे assume कर लें कि there are two different lobbies. कुछ वो लोग हैं जो आइसक्रीम lovers हैं. फर्स्ट करें, the price of an ice cream cone in the market is $3. $3 की एक आइसक्रीम, ये नंबर ध्यान में रखिएगा, $3 की आइसक्रीम कोन मार्केट में मिल रही है. अब ये $3 की क्यों है? Because the downsloping demand curve and the upsloping supply curve intersect at a point where the price is 3. Price 3 है और quantity sold कुछ भी हो सकती है, 1000 cones हो सकती है, 10,000 हो सकती है. That is not so important. The important thing is people are buying ice cream cones as many as they like at $3 a piece, and people are supplying ice cream cones as many as they. ये नूरैन हमारी क्लास में क्यों नहीं है? नूरैन, are you able to enter the class? I have a feeling that Nurain is not able to join us. कोई उनका इश्यू तो नहीं है? क्योंकि एक स्टूडेंट मुझे लगता है कि इस क्लास में ऐड होने से रह गई थी. Maybe I will. सर एडमिट और डिसलाइन लिखा हुआ आ रहा है, एडमिट कर दें. नहीं, एडमिट तो मैंने किया है.
देखिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, आई थिंक आई विल हैव टू गो टू टीम्स, और इसमें मैं, मुझे एक सेकंड दें, मैनेज टीम में जाके नूरैन को हम ऐड कर लेते हैं, उनको फिर ये इशू नहीं होगा, क्योंकि आई हैड अ फीलिंग कि आपकी क्लास में शायद 42 स्टूडेंट्स थे, और जी अब बताइए क्या पोजीशन है। इज नूरैन एबल टू, आ गई हैं नूरैन, आपने ज्वाइन कर लिया है हमें? सर जवेरिया बोल रही है, उनको भी ऐड कर दें। अच्छा जवेरिया, जवेरिया को भी कर जी। देते हैं। जवेरिया जे ए, एक सेकंड मुझे दें, मैनेज टीम, एड मेंबर, JAW, जवेरिया लोधी ये हैं? नहीं, यस सर यही है लोधी में। फॉल 20 के हैं आप लोग? जी जी जी। ये लीजिए, जवेरिया को भी ऐड कर दिया और नूरैन को भी कर दिया, क्योंकि आई हैड अ फीलिंग कि somebody was missing। अब तो इशू नहीं है, ठीक है, एवरीवन ओके? अच्छा मैं थोड़ा सा भूल गया इस डिस्टरबेंस की वजह से कि हमारा डिस्कशन क्या चल रहा था, हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे? आइसक्रीम वाली सर, जो पिछली आपने क्लास में आइसक्रीम, वेरी वेरी गुड, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। यस सर, $3 की बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि अगर हम आइस, देखिए आइस, ये ध्यान में रखिएगा कि इन अ मार्केट buyers want to buy products at the lowest possible price। अगर $3 की मार्केट में कौन मिल रही है तो मेरी कोशिश होगी कि $2 की मिले, और अगर $2 की हो जाएगी तो आई विल से कि जी $1 की मिले। तो द बायर वांट्स टू बाय एट अ प्राइस एज लो एज पॉसिबल। अब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, by selling a cone at $3 a piece, the seller is making some profit। लेकिन सेलर की ख्वाहिश ये होती है कि ये $3 की कोन 4 की हो जाए और $4 की 5 की हो जाए, so that he will be able to maximize his profit। तो दोनों के इंटरेस्ट में एक कॉन्फ्लिक्ट है। Buyers wants, the buyer wants a price which is as low as possible and the seller wants a price which is as high as possible। लेकिन both of them will have to rely on the market forces of supply and demand। जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसकी फेवर में प्राइस शिफ्ट हो जाएगी, आइसक्रीम सस्ती होगी तो बायर्स खुश होंगे, आइसक्रीम महंगी होगी तो सेलर्स खुश होंगे। अब फर्ज करें कि दो एसोसिएशंस हैं, एक एसोसिएशन है आइसक्रीम लवर्स एसोसिएशन, वो गवर्नमेंट के साथ लॉबिंग करती है एंड दे ट्राई टू कन्विंस द गवर्नमेंट कि जी आप आइसक्रीम की प्राइस के ऊपर, अब आप मुझे बताएं वो प्राइस सीलिंग की बात करेंगे या प्राइस फ्लोर की बात करेंगे? सर रिपीट नहीं आया, समझ नहीं आया कुछ, रिपीट करिएगा प्लीज। ये है कि अगर इफ आई एम अब आइसक्रीम लवर, आइसक्रीम मार्केट में $3 की है, मैं गवर्नमेंट से क्या अपील करूंगा कि आइसक्रीम की प्राइस पे सीलिंग लगाएं या फ्लोर लगाएं? सर फ्लोर लगाए। फ्लोर लगाएं। सर आप ये कहेंगे कि आइसक्रीम सीलिंग सर सीलिंग लगाएं। सीलिंग का मतलब होता है इससे ऊपर नहीं जा सकते। अब फर्ज करें मैं आइसक्रीम का बायर हूं, तो मैं गवर्नमेंट से कहूंगा मुझे $2 की आइसक्रीम चाहिए, ठीक है? तो गवर्नमेंट फर्ज करें हमारी लॉबिंग के नतीजे में द गवर्नमेंट एग्रीज, और गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हो जाती है कि फ्रॉम नाउ ऑन आइसक्रीम कैन नॉट बी सोल्ड एट अ प्राइस अबव $2। तो यू आर राइट, ये प्राइस सीलिंग हो गई ना, सीलिंग, ठीक है? यस। अब बायर्स खुश होंगे, सेलर्स नाराज हो जाएंगे। अब फर्ज करें कि समथिंग टू द कॉन्ट्ररी हैपेंस, गवर्नमेंट ने हमारी बात भी सुनी और आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स की बात भी करी, और उन्होंने कहा देखिए जी फैक्ट्रीज के ओवरहेड्स बढ़ रहे हैं, लेबर महंगा हो गया है, आइसक्रीम के रॉ इंग्रेडिएंट्स महंगे हो गए, $3 में हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, आप प्लीज अनाउंस कर दें कि आइसक्रीम की प्राइस $3 से $4 हो गई है। ये प्राइस सीलिंग है या प्राइस फ्लोर है? सीलिंग सर। सीलिंग।
देखिए आप लोग अभी तक सीलिंग और फ्लोर सर दोबारा पूछें सर, दोबारा आपने आवाज तो सीलिंग और फ्लोर में बताया था। देखिए देखिए आप लोग अभी तक सीलिंग और फ्लोर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। चलो मैं आपको ग्राफ दिखा के बता देता हूँ। देखिए सीलिंग वो चीज होती है जिससे ऊपर आप नहीं जा सकते, फ्लोर वो चीज होती है जिससे आप नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, अगर $3 की मार्केट प्राइस है और गवर्नमेंट कहती है कि $2 से ज्यादा पे आप नहीं बेच सकते, तो ऊपर ऊपर जाने पे रिस्ट्रिक्शन हो गई ना $2 से ऊपर, तो वो सीलिंग है। और अगर गवर्नमेंट ये कहे कि $4 से कम पे नहीं बेच सकते, तो वो फ्लोर है, क्योंकि यू आर रिस्ट्रिक्टिंग कि जी इससे नीचे नहीं हो, ऊपर हो सकती है। ठीक है, बट आर यू डू यू क्लियरली सी बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर कि एक ही चीज के ऊपर फ्लोर भी लग सकता है और सीलिंग भी लग सकती है। अभी उसकी डिटेल में हम निटी ग्रिटी में चले जाएंगे। ठीक है, बट आर यू क्लियर अबाउट द ओवरऑल सिनेरियो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? यस सर। यस सर। सर बस एक चीज समझ नहीं आई। हाँ पूछे। सर अगर जैसा आपने कहा ना कि अगर प्राइस कम होगी तो बायर खुश हो जाएगा और प्राइस बढ़ेगी तो सेलर खुश होगा, बट सर ये चीज समझिए, अगर प्राइस बढ़ेगी तो जाहिर है सेलर को भी तो पीछे से महंगा मिलेगा ना। नहीं, देखें, जब भी हम बात करते हैं कि प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, वी एज्यूम एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। यानी प्रोड्यूसर की देखिए हम उसकी बात नहीं कर, रिटेलर की बात नहीं कर रहे। आप जरा ध्यान में रखिएगा, रिटेलर की बात नहीं हो रही है, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है। रिटेलर तो ₹2 की चीज लेके ₹3 की बेच देता है, अपना मार्जिन रख लेता है। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन व्हेन वी से सेलर्स, सेलर का मतलब है पीपल हु प्रोड्यूस एंड सप्लाई आइसक्रीम इन द मार्केट। रिटेलर की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन आपका वैलिड है, ठीक है, क्लैरिटी आ गई? यस सर यस। अच्छा अब देखिए अब हम एक काम करते हैं कि ये जो मैंने आइसक्रीम वाली बात बताई थी इसको बुक से पढ़ते हैं, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि अब फ्लोर और सीलिंग थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। तो जो मैंने समझाया था उसी को हम बुक से पढ़ेंगे। आयशा अशरफ के बाद वी विल आस्क फरजाद खान। फरजाद खान, आर यू देयर? देखिए लिस्ट में आप नाम देख लें, फरजाद खान, फिनांता, हसनैन, जवेरिया, कंजा, करण कुमार। हम इस ऑर्डर में चलेंगे और होपफुली सबका नंबर आएगा। फरजाद खान, आर यू रेडी टू स्टार्ट रीडिंग? Yes, sir. वेरी गुड। फरजाद खान, यू हैव टू रीड 6-1 कंट्रोल्स ऑन प्राइसेस, जिसमें हम सीलिंग और फ्लोर की बात करेंगे। आपने ये तीनों पैराग्राफ पढ़ने हैं, बट यू हैव टू loudly, clearly, and slowly so that everyone can understand. जी, over to you, Fajad. Okay, sir. To see how price controls affect market outcomes, let's look once again at the market for ice cream. As we saw in chapter 4, if ice cream is sold in a competitive market free of government regulations, the price of ice cream adjusts to balance supply and demand. At equilibrium price, the quantity of ice cream that buyers want to buy exactly equals the quantity that sellers want to sell. To be concrete, let's suppose that the equilibrium price is $3 per cone. Some people may not be happy with the outcome of this free market process. The American Association of Ice Cream Eaters complains that $3 price is too high for everyone to enjoy a cone a day, their recommended daily allowance. Meanwhile, the National Organization of Ice Cream Makers complains that the $3 price, the result of cutthroat competition, is too slow and is depressing the incomes of its members. Each of these groups lobbies the government to pass laws that alter the market outcome by directly controlling the price of an ice cream cone. Because buyers of any goods always want lower price while sellers want higher price, the interest of two groups conflict. If the ice cream eaters are successful in their lobbying, the government imposes a legal maximum on the price at which ice cream cones can be sold. Because the price is not allowed to rise above this level, the legislated maximum is called a price ceiling. By contrast, if the ice cream makers are successful, the government imposes a legal minimum on the price. Because the price cannot
fall below this level, the legislated minimum is called price floor. Let us consider the effect of these policies in turn. ऑलराइट प्रजात, देखिए जिन स्टूडेंट्स को क्लैरिटी के साथ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने भी एक्सप्लेन किया, अब हमने बुक से भी पढ़ लिया, तो आई होप कि नाउ यू आर फीलिंग मोर कंफर्टेबल विद द आइडिया कि व्हेन प्राइस is not allowed to rise above a certain point, that is a price ceiling जो ऊपर होती है, and if the price is not allowed to fall below a certain point, वो फ्लोर होता है, क्योंकि फ्लोर से आप नीचे नहीं जा सकते और सीलिंग से ऊपर नहीं जा सकते। अब समझ में आ गया? जिनको नहीं आ रहा था कुछ क्लैरिटी आ गई है? Got it, sir. एक थोड़ा सा बेहतर हो गया ना? अभी देखिए ये पूरा चैप्टर इसी में चलेगा, एटलीस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर, फिर हम टैक्सेस पे जाएंगे। अभी तो मैंने आपको ग्राफ्स वगैरह नहीं दिखाया, अभी सिर्फ वर्बली एक्सप्लेन किया है। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्राइस सीलिंग, a legal maximum on the price at which a good can be sold, price floor, a legal minimum on the price at which a good can be sold। अब देखिए बात ये है, if you leave the market forces of supply and demand, जैसे हम invisible hand की बात करते हैं, so they will interact and we will reach a certain equilibrium point at which the price is called a market clearing price, because buyers will be able to buy as much as they like and sellers will be able to sell as much as they like at that given price। लेकिन जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो ये मार्केट फोर्सेस डिस्टर्ब हो जाती हैं, और डिस्टर्ब होने से फिर हम देखेंगे कि क्या मार्केट में सरप्लस क्रिएट हो रहा है या शॉर्टेज क्रिएट हो रही है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं रहेंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ग्राफिकली देखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कैसे होता है। सम पीपल विल अंडरस्टैंड इट बेटर विद अ ग्राफ। अब इस ग्राफ को गौर से देखें, मैं 2 मिनट खामोश रहूंगा, आप दोनों ग्राफ्स को देखें, समझने की कोशिश करें। सप्लाई एंड डिमांड तो वही है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज द हॉरिजॉन्टल रेड लाइन। आइसक्रीम की इक्विलिब्रियम प्राइस 3 है, प्राइस सीलिंग 4 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। आप अच्छे तरीके से ग्राफ्स को देख लें, इसका राइटअप पढ़ लें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, देन आई विल ट्राई टू एलैबोरेट फर्दर ऑन दैट। तो अब 1-2 मिनट इस ग्राफ को जरा आप खुद से पहले स्टडी करें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। सॉरी जी स्टूडेंट्स, कुछ समझ में आ रहा है कि ये? अच्छा देखिए, फॉर नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन वन ऑफ द ग्राफ्स। पहले लेफ्ट वाले को गौर से देखें, ठीक है? And let me explain it. We are looking at figure 1, a market price with a ceiling. For the time being, let's ignore this red horizontal line. ये $4 पे जो एक horizontal red line है जिसको price ceiling लिखा हुआ, फर्ज करें ये नहीं है, ठीक है? Now the graph going from down from left to right is the downsloping demand curve, and the graph going up from left to right is the upsloping supply curve. इसमें तो कोई explain करने वाली बात नहीं है। Look at the dot at the center. On the y-axis, you can see the equilibrium price. Equilibrium price is $3 per cone, and the equilibrium quantity is 100 cones. Yani, market forces of supply and demand are reach an equilibrium at a price of $3 and a quantity of 100 in the absence of any government intervention. Now the government says that the price of an ice cream cone cannot rise above $4. My first question to you is, अगर आइसक्रीम कोन ऑलरेडी $3 की मार्केट में सोल्ड हो रही है और गवर्नमेंट कहती है कि आप $4 से ज्यादा पे नहीं बेच सकते, तो लॉजिकली उसका आइसक्रीम की सप्लाई या डिमांड या क्वांटिटी या प्राइस पे कोई इंपैक्ट आना चाहिए। सर आई थिंक डिमांड पे आएगा।
नहीं, आप सवाल को और से समझने की कोशिश करें। जी एक आइसक्रीम कोन की प्राइस $3 है ऑलरेडी, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे है, और गवर्नमेंट कह रही है आप $4 से ज्यादा पे नहीं बेच सकते, तो $4 से ज्यादा तो बिक भी नहीं रही है, $3 पे तो बिक रही है मार्केट में। कोई इफेक्ट नहीं आएगा सर। कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कोई इफेक्ट इसलिए नहीं आएगा कि आपने जो सीलिंग लगाई है वो इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर लगाई है। आप उसको आप सीलिंग जब लगाते हैं, जब हम प्राइस को कम करने की कोशिश करते हैं, तो $4 तो महंगी है, तो जो आइसक्रीम लवर्स हैं वो कहेंगे कि $4 की सीलिंग का हमें क्या फायदा, हम तो चाहते हैं कि 3 से कम हो, तो आप सीलिंग लगाएं $2 के ऊपर। अब आप देखिए, मूव योर अटेंशन फ्रॉम द ग्राफ ऑन द लेफ्ट साइड टू द ग्राफ ऑन द राइट साइड। देखिए प्राइस सीलिंग 4 से $2 के ऊपर आ गई। अब यहाँ पे इट मेक्स सेंस। प्रीवियस केस में लेफ्ट साइड पे इट यू सी अ प्राइस सीलिंग दैट इज नॉट बाइंडिंग। नॉट बाइंडिंग का मतलब ये कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ये प्राइस को कम नहीं करेगी क्योंकि मार्केट प्राइस इससे ऑलरेडी नीचे है, और आप कह रहे हैं कि जी 4 से ऊपर नहीं जाना, तो वो तो ऑलरेडी 3 पर है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट ये कहेगी कि प्राइस सीलिंग इज टू बी सेट एट अ प्राइस ऑफ $2, आइसक्रीम कोन मार्केट में सोल्ड हो रही है एट अ प्राइस ऑफ $3 a piece, and the government says you cannot go above $2. अब ये जो प्राइस सीलिंग है ये बाइंडिंग है, क्योंकि ये प्राइस को $3 से कम करके $2 पे ला रही है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। लेकिन सर देखिए ये इससे बी एक वाला प्रॉब्लम, हाँ, बी देखिए वाला आप ग्राफ थोड़ा और एलैबोरेट कर दें। देखिए आप इस तरह से एज्यूम करें कि लेफ्ट साइड पे जो ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन है रेड वाली, ये 4 जो है मार्केट प्राइस से ऊपर है, तो ये अगर 3 से ऊपर रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जस्ट इमेजिन कि दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नाउ गोइंग स्लोली गोइंग डाउन, ये नीचे आ रही है और $3 को क्रॉस करके ये $2 पे आ गई, तो ये देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे आ गई। प्राइस $2 है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई और डिमांड में देखिए ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, वहां $3 के ऊपर तो सप्लाई और डिमांड बराबर थी, लेकिन $2 पे आप ये देखिए कि सप्लाई इज 75 and demand is 125. People want to buy 125 cones, but the suppliers want to supply only 75. तो ये 50 cones का जो शॉर्टेज है वो आपको ग्राफ में ये नजर आ रहा है। ये जो दो डॉटेड लाइंस के बीच में गैप है, in which supply is 75 and demand is 125, it means there is a shortage in the market. People want to buy more, but suppliers do not want to supply क्योंकि $2 पे उनको कुछ बच नहीं रहा, और कंज्यूमर जो है वो $2 पे ज्यादा आइसक्रीम कंज्यूम करना चाहते हैं क्योंकि दे आर हैप्पी। तो मानूर सलीम, अब कुछ क्लैरिटी आई? Yes, sir. So the summary is of the discussion so far is, if the price ceiling is above the equilibrium price level, it will have no impact because it is not binding. As soon as the price ceiling goes below the market equilibrium price, it will have an impact because by reducing the price, a gap between supply and demand is created. Because of the lower price, people want to buy more, but suppliers want to supply less. सप्लाई 700 से 75 हो गई और डिमांड 100 से 125 हो गई क्योंकि प्राइस कम हो गई। ये जो 50 कोन्स की शॉर्टेज है, it will have an impact on the market. That is why we say that this price ceiling is binding. देखिए ये बना बनाया ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, ये ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, ये फिल इन द ब्लैंक भी हो सकता है। वो कैसे, मैं आपको एक राइट अप के ऊपर लेके जाता हूँ जो अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन, लेकिन वो इस डिस्कशन को कंप्रेस करेगा। देखिए ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको जरा समझने की कोशिश करें। दिस एग्जांपल इन द मार्केट फॉर आइसक्रीम शोज अ जनरल रिजल्ट when the government imposes a binding price ceiling on a competitive market. Binding, a shortage of the good arises and sellers must ration the, अच्छा ये मैंने अभी आगे का एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि अगर प्राइस सीलिंग बाइंडिंग नहीं है तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर प्राइस सीलिंग बाइंडिंग है तो उसका इंपैक्ट होगा। और इंपैक्ट क्या होगा? मार्केट में
शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, नाउ लेट मी आस्क समवन टू रीड द पैराग्राफ एट द टॉप ऑफ फिगर नंबर 1 ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी रीइंफोर्स हो जाए। फरजाद के बाद फिनांता अब्बासी। फिनांता, वुड यू लाइक टू रीड दिस paragraph at the top of figure number 1, please? Chief Finanta, are you with us? Hello? Finanta is not there, or maybe there is some sort of a टेक्निकल प्रॉब्लम। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। अब्दुल इब्राहिम, यस सर। सुमैया तारिक, नूरैन शो नहीं हो रही, आई होप नूरैन इज देयर। मोहम्मद हमसा, क्लास लेट ज्वाइन। फिनांता, माइक प्रॉब्लम। ठीक है, नो इशू फिनांता। फिनांता के बाद हसनैन वजीर, आर यू देयर? हसनैन, आर यू देयर? ये स्टूडेंट्स कहाँ चले गए अटेंडेंस लगा के? जी जी सर। हसनैन, आप हसनैन है? ठीक है, चलें हसनैन, ओवर टू यू। यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ। जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी की एक तरह से reinforcement है। So we are listening. Please start reading. जी sir. In panel A, the government imposes a price ceiling of $4 because the price ceiling is above the equilibrium price. The price ceiling has no effect, and the market can reach the equilibrium of supply and demand. In this equilibrium, the quantity supply and quantity demand both equal 100 ohms. In panel B, the government imposes a price ceiling of $2 because the price ceiling is below the equilibrium price of $3. The market equals $2. 125 cones are ordered and only 75 are supplied, so there is a shortage of 50 cones. Very good. Thank you very much, Hasnain. Students, अब आपको ये समझ में आ गया कि when the government imposes a price ceiling which is above the equilibrium price, it has no impact because it is not binding. But when the government sets a price ceiling which is below the equilibrium price, it has an impact, and the impact is shortage is created in the market. Shortage क्यों होती है? Because the supply is less and the demand is more. The gap between supply and demand is shortage. तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि how does a binding price ceiling create shortage in the market, do you think you will be able to explain it with the help of graph B on the right side? Explain कर लेंगे? एग्जाम में अगर आता है लिख लेंगे, या क्विज में अगर आता है? किस तरह से आएगा क्वेश्चन एग्जैक्टली? नहीं, देखिए क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया ना कि इस पे ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। ठीक है, आपसे ये भी सब्जेक्टिव भी दिया जा सकता है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ हाउ अ बाइंडिंग प्राइस सीलिंग क्रिएट्स शॉर्टेज इन द मार्केट। आपने करना क्या होगा, आप ये जो राइट हैंड साइड वाला ग्राफ है ये ड्रॉ कर दें। देखिए इसमें शॉर्टेज नजर आ रही है और $2 पे आपने प्राइस सीलिंग लगा दी। ठीक है, ये ग्राफ बना के और ये लिखते हैं राइट अप। हो गया सवाल? एवरीवन ओके? तो सर बेसिकली इफेक्ट जो हो रहा है शॉर्टेज ऑफ, सर बेसिकली जो इफेक्ट हो रहा है वो मार्केट पे हो रहा है ना, शॉर्टेज पे हो रहा है। हो ये रहा है कि $3 पे डिमांड भी 100 थी, सप्लाई भी 100 थी, एवरीवन वाज हैप्पी। लेकिन जब आपने आर्टिफिशियल एक सीलिंग लगा दी कि $2 से ऊपर, तो आपने मार्केट फोर्सेस को डिस्टर्ब कर दिया। अब $2 पे जो खरीदने वाले हैं वो कहते हैं हमें ज्यादा आइसक्रीम चाहिए, और जो सप्लाई करने वाले हैं वो कहते हैं हम इतनी सप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये प्राइस बहुत कम है। तो दोनों के इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है। Buyers want to buy more and suppliers want to supply less. Supply less होगी और डिमांड मोर होगी तो शॉर्टेज तो होगी। सप्लाई मोर होगी एंड डिमांड लेस होगी। नहीं, आप शॉर्टेज डिमांड, देखिए डिमांड ज्यादा है, पीपल वांट टू बाय, जब भी तो शॉर्टेज होगी। सप्लाई ज्यादा होगी तो फिर तो देखिए, अभी देखिए एक्चुअली मैंने अभी फ्लो डिस्कस नहीं किया। जब हम
प्राइस फ्लोर की बात कर लेंगे ना, एंड यू विल ट्राई टू कंट्रास्ट द टू, तो फिर और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब हर चीज जो है ना अपसाइड डाउन होने वाली है। अब हम देखेंगे प्राइस फ्लोर विच इज नॉट बाइंडिंग और प्राइस फ्लोर विच इज बाइंडिंग। वहां पे यहाँ पे द गवर्नमेंट came under the influence of people who want to buy ice cream at a lower price। लेकिन फर्ज करें कि आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन गवर्नमेंट को कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है कि आइसक्रीम की प्राइस कम करने की बजाय बढ़नी चाहिए, तो वो $4 के ऊपर एक प्राइस फ्लोर लगवा देंगे। वो जो प्राइस फ्लोर होगा उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि वो मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करता है या सरप्लस क्रिएट करता है। बीच का थोड़ा सा हम एग्जांपल्स स्किप कर रहे हैं, so that before the end of class time we are able to see both the price ceiling and price floor। अच्छा, इसका थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लेते हैं। देखिए 6-1B, हाउ प्राइस फ्लोर्स अफेक्ट मार्केट आउटकम्स। इससे पहले हम पढ़ रहे थे प्राइस सीलिंग, तो अब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि हम प्राइस सीलिंग से प्राइस फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और क्लास में फिनांता के बाद हसनैन की बारी आ गई है, and now we have Javeria Lodi। Javeria, would you like to read the write-up on the screen starting at 6-1B, please? Yes, sir. Sir, पढ़ूं? जी, please. How price floors affect the market outcomes. To examine the effects of another kind of government price control, let's return to the market for ice cream. Imagine now that the government is persuaded by the सर क्या लिखा हुआ है? Please, जैसे प्लीज करते हैं ना, यानी रिक्वेस्ट करते हैं। सर मुझे थोड़ा ना ब्लर शो हो रहा है इस वजह से। नहीं, एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ। By the pleas of the National Organization of Ice Cream Makers, whose members feel that the $3 equilibrium price is too low. In this case, the government might institute a price floor. Price floors, like price ceilings, are an attempt by the government to maintain prices at other than equilibrium levels, where the price ceiling places a legal maximum on prices. A price floor places a legal minimum. All right, very good, thank you very much Javeria। आपने बहुत अच्छा रीड किया। अब देखिए, मैं थोड़ा सा ग्राफ की मदद से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि अगर आपने प्राइस सीलिंग समझ ली तो प्राइस फ्लोर भी समझ लेंगे। देखिए, थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पे इस तरह से चेंज हो गया है कि देखिए, प्राइस फ्लोर का मतलब है कि यू कैन नॉट गो बिलो दिस प्राइस। अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है। अगर आइसक्रीम इज सेलिंग एट $3 अ कोन और गवर्नमेंट कहती है कि हमने $2 पे प्राइस फ्लोर लगा दी है कि आइसक्रीम की प्राइस आप $2 से नीचे नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो $2 से ऊपर है, तो ये जो प्राइस फ्लोर है इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ आइसक्रीम। ये देखिए, अ प्राइस फ्लोर दैट इज नॉट बाइंडिंग। उसकी वजह क्या है कि गवर्नमेंट कह रही है कि $2 से कम नहीं हो सकती प्राइस, तो प्राइस तो ऑलरेडी $3 पे है। ठीक है ना, $2 से नीचे नहीं जा सकते, तो $2 से तो नीचे वैसे भी हम नहीं है, हम तो ऊपर ही हैं। तो ये प्राइस फ्लोर जो है आइसक्रीम की मार्केट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। However, let's go to the right hand side। यहाँ पे प्राइस फ्लोर उन्होंने लगाया है मार्केट प्राइस के ऊपर, यानी आइसक्रीम इज सेलिंग एट $3 और गवर्नमेंट कह रही है कि आप $4 से कम में नहीं बेच सकते। यानी आइसक्रीम की जो प्राइस है वो फ्लोर से नीचे है, $4 अ कोन से नीचे नहीं जा सकते, यानी आपको $4 के ऊपर आना पड़ेगा, रेड लाइन के ऊपर। Now what will happen?
At a price of $4, again you see a gap between supply and demand. लेकिन सीलिंग के केस में सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी. यहाँ पे आप देखिए प्राइस फ्लोर के केस में, when the floor is binding, supply is 120, x एक्सिस पे देखें, and demand is 80. क्योंकि आइसक्रीम महंगी हो गई, people want to buy less, और महंगी होने की वजह से suppliers want to supply more. तो महंगी आइसक्रीम सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, यानी आइसक्रीम डीप फ्रीजर्स में दुकानों पे रखी हुई होगी, सप्लायर्स सप्लाई करते चले जाएंगे, बायर्स उसको बाय नहीं करेंगे, एंड इट विल क्रिएट अ सिचुएशन व्हिच वी कॉल सरप्लस इन द मार्केट. जी स्टूडेंट्स, अब बताइए, अब ये यहाँ पे ये जो सरप्लस है इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ में आ रहा है कि प्राइस फ्लोर अगर मार्केट प्राइस से ऊपर लगा दिया जाएगा एंड द प्राइस इज नॉट अलाउड टू गो बिलो दिस फ्लोर, तो ये फ्लोर तो बाइंडिंग हो जाएगा ना. समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं, आई विल एक्सप्लेन अगेन. कुछ क्लैरिटी आ रही है? यस सर. बेहतर है. Yes, थोड़ा sir. सा देखिए, पहली दफा में पूरी तरह समझ में नहीं आता, जब आप एक दफा पढ़ेंगे, ग्राफ बनाएंगे, थोड़ा सा उसके बारे में सोचेंगे, ऑब्वियसली योर अंडरस्टैंडिंग विल इंप्रूव. और अभी मैं इसके आपको मल्टीपल एग्जांपल्स भी दूंगा. आई कुड हैव गिवन यू मोर एग्जांपल्स ऑफ अ प्राइस सीलिंग, लेकिन होता ये कि क्लास के टाइम खत्म होने में हार्डली 20 मिनट्स रह गए. 12:52 पे है, मेरा ख्याल है 15 मिनट्स भी नहीं रह गए, तो सिर्फ हम सीलिंग डिस्कस करते रहते, फ्लोर रह जाता. तो आई थॉट कि मैं फ्लोर और सीलिंग दोनों का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके then we will go back to the concept of ceiling, और उसके में कुछ आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगा, इसी तरह फ्लोर के मिनिमम वेजेस के बताऊंगा, तो ये कॉन्सेप्ट फर्दर रीइंफोर्स हो जाएगा. जी पूछें प्लीज. सर आप सरप्लस एक बार क्या होता है? अच्छा, ये आवाज है मारुशा अली की. देखिए मारुशा, आपने कहा कि सरप्लस एक दफा फिर बताते हैं. देखिए देखिए देखिए, फोकस ऑन द ग्राफ ऑन द राइट हैंड साइड. लेफ्ट वाले को फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर दें, क्योंकि वो प्राइस फ्लोर बाइंडिंग है ही नहीं. ठीक है. अच्छा देखिए, मार्केट में आइसक्रीम इज सेलिंग एट अ प्राइस ऑफ $3. अब गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आ जाता है कि कल से आइसक्रीम की प्राइस $4 से कम नहीं हो सकती, $4 से ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती. तो पीपल विल बी फोर्स्ड टू बाय एंड सेल एट अ प्राइस ऑफ $4. ये मार्केट फोर्सेस की वजह से नहीं हुआ है, ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से हुआ है. अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना होती तो आइसक्रीम कोन्स वुड बी सेलिंग एट $3, और उस पे लेफ्ट हैंड वाला सिनेरियो होता और 100 कोन्स की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती, $3 की प्राइस होती. लेकिन आर्टिफिशियली गवर्नमेंट ने प्राइस $3 से बढ़ा के $4 कर, प्राइस फ्लोर की वजह से. जब प्राइस बढ़ी तो इफ सप्लायर्स वर सप्लाइंग 100 cones at $3 at a price of $4, they would want to supply more. तो सप्लायर्स ने अपनी सप्लाई 100 से बढ़ा के 120 कर दी. लेकिन प्राइस $3 से जब $4 हुई तो बायर्स ने कहा कि दिस इज टू एक्सपेंसिव, वी आर नॉट गोइंग टू बाय 100 cones, वी आर ओनली गोइंग टू बाय 80 cones. क्योंकि हाई प्राइस पे डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है. तो देखिए $4 की प्राइस फ्लोर के ऊपर सप्लाई और डिमांड में एक गैप आ गया. इफ यू लुक एट द डॉट ऑन द राइट हैंड साइड, सप्लाई कर्व पे जो डॉट है ये 120 है, और डिमांड कर्व के ऊपर जो डॉट है वो 80 है. यानी डिमांड इज 80, सप्लाई इज 120, 40 का सरप्लस है. मार्केट में 120 कोन्स आई सोल्ड होने के लिए, सिर्फ 80 सेल हुई, 40 डीप फ्रीजर में रखी हुई है. पीपल डोंट वांट टू बाय देम. इट मींस देयर इज अ excess supply or surplus in the market. Suppliers are willing to supply more, but buyers do not want to buy more because of the high price. जी मारुषा, अब कुछ क्लैरिटी आई? मतलब ये कि अगर प्राइस गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी लेकिन डिमांड कम हो जाएगी, ये मतलब है कंक्लूजन. बिल्कुल. देखिए डिमांड और सप्लाई के जो कर्व्स हैं उस पे जो मूवमेंट अलोंग द कर्व है उसमें यही तो होता है कि अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड कम होगी और प्राइस बढ़ाएंगे तो सप्लाई बढ़ेगी. तो यही तो हो रहा है. लेकिन
ये जो प्राइस कम ज्यादा हो रही है ये मार्केट फोर्सेस की वजह से नहीं हो रही है, ये आर्टिफिशियली गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर इम्पोज किया है कि जी अच्छी खासी $3 की कौन मार्केट में बिक रही थी, गवर्नमेंट ने कहा नहीं $4 से कम पे नहीं बिकेगी, तो उन्होंने एक आर्टिफिशियल फ्लोर डिफाइन कर दिया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आर्टिफिशियली प्राइस बढ़ गई तो ऑब्वियसली उस प्राइस पे सप्लायर्स आर विलिंग टू सप्लाई मोर बट बायर्स आर विलिंग टू बाय लेस। तो जब सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो मार्केट में एक्सेस सप्लाई या सरप्लस क्रिएट होगा। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छा सम अप किया उसको। नाउ फ्रॉम जवेरिया वी गो टू कंजा रहमानी। कंजा रहमानी अगर आप हैं तो I will request you to read the write-up at the top of figure number 4, जो ये प्राइस फ्लोर के डिस्कशन को समराइज करेगा। आप ठहर ठहर के आहिस्ता आहिस्ता पढ़िएगा, वी विल लिसन केयरफुली और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखें कि द प्राइस सीलिंग may be binding or not binding depending upon whether it is above or below the market price। इसी तरह प्राइस फ्लोर भी कभी बाइंडिंग होता है कभी नहीं होता, तो ये आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर बाइंडिंग नहीं होता तो उसका इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, और अगर बाइंडिंग होता है तो उसका इम्पैक्ट शॉर्टेज या सरप्लस की फॉर्म में हमें नजर आता है। तो ओवर टू कंजा रहमानी, इफ यू कुड प्लीज रीड दिस पैराग्राफ एट द टॉप ऑफ फिगर नंबर 4। अब इस खामोशी का क्या मतलब है, चैट में जाके देखते हैं। फिनंता माइक प्रॉब्लम, यामिना आई एम हियर टू, इरसम माइक प्रॉब्लम, कंसा आई हैव माइक प्रॉब्लम। भाई ये स्टूडेंट्स जो हैं ये माइक प्रॉब्लम इतनी फ्रीक्वेंट हो रही है कि नाउ आई एम सस्पिशियस। देखें आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंजा, कंजा तो थोड़ा सा उदास है, उनके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि उनके लैपटॉप में माइक का इशू है, तो चलें कोई बात नहीं। और यामिना ने कहा था आई एम हेयर टू, तो चलें यामिना से ही रिक्वेस्ट कर लेते हैं। हालांकि उनका नंबर आ नहीं पाएगा क्योंकि वाइब हमारी लिस्ट के बिल्कुल आखिर में है। ठीक है, यस सर। चलें तो यामिना वुड यू लाइक टू रीड दिस? हाँ हाँ, ये किसकी आवाज थी, मैं सारी आवाजें पहचान नहीं पा रहा। सर ये मैं यामिना हूँ एंड अटेंडेंस का कौन पूछ रहा है? सर मैं मानूर सलीम। मानूस, देखिए अटेंडेंस का शायद आपको आपकी नॉलेज में नहीं है कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में एक फीचर है, इट ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स योर अटेंडेंस, और वो मैं कभी आपके साथ एक्सेल शीट शेयर करूंगा। उसमें देयर इज अ टाइम स्टैम्प, व्हेनेवर यू एंटर द क्लास एक एंट्री हो जाती है एक्सेल शीट में, एंड व्हेनेवर यू लीव, तो in addition to knowing कि who was present and who was not, you are also able to figure out कि आप कितने बजे आके और कितने बजे गए थे। तो आपका टाइम और प्रेजेंट हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, and I am saving it in a folder, so I have a record of the attendance rather than using the class time for calling the attendance. Now we have a permanent record in the form of an Excel sheet. So अगर आप क्या नाम इसमें शो हो रहा है and you are taking part in the class, technically you are present. यस सर, वी आर अवेयर। कुछ टीचर्स होते हैं जो मतलब लेते हैं अटेंडेंस, आई वाज जस्ट नहीं, देखिए मैं अटेंडेंस की जगह क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ तो मैं सीक्वेंस से आपके नामों से चल रहा हूँ। अब उसमें क्या होगा कि जिनका नाम आखिर में आ रहा है उनका नाम आएगा ही नहीं। जैसे इर्जम ने मेरा ख्याल है रीड अभी किया था, सैयद इर्जम जैदी शायद पढ़ चुके हैं, या कोई और थे वो? नहीं, वो थे फरजाद जी। अच्छा, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं रैंडमली भी स्टूडेंट्स का नाम लूंगा ताकि पता चल जाए कि वो क्लास में अच्छा एक काम करते हैं, रिवर्स से जरा 2-3 नाम कॉल करते हैं। आप लोग रेडी रहिएगा अपने माइक्स के साथ, जरा प्रेजेंट तो बोलें। सैयद इर्जम जैदी। सैयद इर्जम जैदी। मुझे लगता है कि एक सरप्राइज अटेंडेंस मुझे लेनी पड़ेगी। सुमैया तारिक। सर आपने मुझे बुलाया था। नहीं, आपसे तो अभी हम रीडिंग करवाएंगे। यू आर यामिना राइट? ओके ओके। एक सेकंड होल्ड करें, जरा हम देख लें कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो प्रेजेंट भी हैं कि नहीं। सैयद वास्ती, आर यू प्रेजेंट?
Sayyid Irzam, are you present? Sumayya Tariq, are you there? इर्जम रजा, आपने मेरा माइक प्रॉब्लम, हाँ सॉरी माइक प्रॉब्लम. Irzam says I am present. Sumayya, kindly check the chat box. Chat box में क्या है भाई? सुमैया तारिक, यस सर. नहीं तो आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही? देखिए, हाँ, सैयद वास्ती इज ट्राइंग टू से समथिंग. ठीक है. देखिए स्टूडेंट्स, ये रैंडमली नाम लेने का पर्पस ये है कि पता चल जाए कि कौन से स्टूडेंट्स अटेंडेंस लगा के गायब हो गए. ठीक है, तो ऐसा प्लीज ना करें, आपका आगे जाके बहुत नुकसान हो जाएगा. चलिए, अब सीक्वेंस में हमारे साथ कौन है? वी हैव यामिना वेटिंग. ठीक है यामिना, सॉरी टू कीप यू वेटिंग. आप अब ये राइट अप जरा पढ़ें फिगर 4 का. इट विल रीइंफोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्राइस फ्लोर. Okay. Paragraph पढ़ना. जी, इन पैनल ए से. In a panel A, the government imposes a price floor of $2 because this is below the equilibrium price of $3. The price floor has no effect. The market price adjusts to balance supply and demand. At the equilibrium, quantity supplied and quantity demanded both equal 100 cones. In panel B, the government imposes a price floor of $4, which is above the equilibrium price of $3. Therefore, the market price equals to $4 because 120 cones are supplied at this price and only 80 are demanded. There is a surplus of 40 cones. ऑलराइट, वेरी गुड यामिना, आपने बहुत अच्छा पढ़ा. तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम वापस जाते हैं. अब देखिए, दोनों को जब तक कंपेयर नहीं करेंगे ना, तो अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी नहीं आएगी. देखिए, ये देखिए, if you look at figure number 1 in panel A, you can see, थोड़ा सा enlarge कर लेते हैं, you can see the market forces of supply and demand come to an equilibrium at a price of $3. Now, if the government imposes a price ceiling of $4, saying the price cannot rise above 4, तो प्राइस तो उसके नीचे है, तो वो 4 से ऊपर तो वैसे भी नहीं है, तो ये इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा. लेकिन अगर प्राइस सीलिंग मार्केट प्राइस से नीचे लगा दी जाए कि $3 की कोन है और आप $2 से आप ऊपर नहीं जा सकते, इसका मतलब है कि नाउ द प्राइस विल बी आर्टिफिशियली पुश डाउन टू $2. ऐसी प्राइस सीलिंग जो इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे होती है वो बाइंडिंग होती है. और at the horizontal red line, if you can see, at $2 the demand exceeds the supply and it creates shortage in the market. ठीक है, यानी जो प्राइस सीलिंग के केस में है वो प्राइस फ्लोर के केस में उल्टा हो जाएगा. अगर प्राइस फ्लोर नीचे होता है तो नॉट बाइंडिंग होता है, ऊपर होता है तो बाइंडिंग होता है. प्राइस सीलिंग ऊपर होती है तो नॉट बाइंडिंग होती है और नीचे होती है तो बाइंडिंग होती है. थोड़ा सा आपको इसको ग्राफ, किताब बंद करके ब्लैंक पेज के ऊपर एक खुद से ग्राफ बनाएं समझ के कि ये डिमांड और सप्लाई है, एक एक्स बना दें. और अगर मैं प्राइस सीलिंग ऊपर लगाता हूं या नीचे लगाती हूं तो इन दोनों में से कौन सा बाइंडिंग है, और बाइंडिंग जो भी है उसकी वजह से सरप्लस क्रिएट हो रहा है या शॉर्टेज क्रिएट हो रहा है. तो अगर यही ग्राफ्स आप एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर पे बगैर देखे खुद से बनाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगी और एग्जाम में भी फायदा होगा. इसी तरह से लेट मी शो यू द फिगर ऑफ द प्राइस फ्लोर. ये देखिए, if the price floor is below the market equilibrium price, it has no impact on the equilibrium price or quantity. But when the price floor is above the equilibrium price, $3 की मार्केट प्राइस है और आपने फ्लोर लगा दिया $4 के ऊपर,
कि इससे नीचे नहीं आ सकती। At a higher price, people want to buy less, but suppliers want to supply more. तो जब सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, ऑब्वियसली देयर विल बी अ सरप्लस इन द मार्केट। जैसे कि अभी हमसे पूछा था, नाम मैं भूल गया, इससे पहले अभी आप में से मारूशा ने कहा था कि जी एक्सप्लेन करें कि शॉर्टेज कैसी होगी। तो जिस तरह शॉर्टेज मैंने एक्सप्लेन किया था, इसी तरह से सरप्लस भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि the price floor artificially raises the price. At a high price, suppliers is more and demand is less. जो सप्लाई ज्यादा होती है, एक्सेस सप्लाई को हम सरप्लस कहते हैं। ठीक है, आपके क्लास का टाइम तकरीबन खत्म होने वाला है। आई डोंट वांट टू एक्सीड द क्लास टाइम, क्योंकि ये पहला दिन है ऑनलाइन क्लासेस का, रमजान का महीना है। आप लोग भी सुबह से क्लासेस अटेंड कर करके थक गए होंगे। आई रियलाइज दैट। Somebody is trying to ask a question. Manur Salim, your question, please. No sir, I got it. समझ आ गया था मुझे। अच्छा, गुड। देखिए, अभी तो पहले डिस्कशन है ना, अब मैं आपको कल से मुराद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ये प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग, देखिए प्राइस सीलिंग में एक एग्जांपल होगा आपका। देखिए, ऑयल का था लाइन्स एट द गैस पंप, कि जब ऑयल क्राइसिस आया 1973 का, ओपेक कंट्रीज की वजह से उन्होंने आर्टिफिशियली ऑयल की प्राइसेस बढ़ा दी, तो गवर्नमेंट ने एक प्राइस सीलिंग लगा दी कि इससे ज्यादा आप पे सेल नहीं कर सकते। उसकी वजह से लंबी लंबी लाइनें लग गई पेट्रोल पंप के ऊपर। ठीक है, तो वो मैं ग्राफ से एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरह से जब गवर्नमेंट एक प्राइस फ्लोर लगा देती है वेजेस के ऊपर, कि आप लोगों को एक सर्टेन वेज से कम पे हायर नहीं कर सकते, तो मिनिमम वेज का भी इम्पैक्ट ये होता है कि डिमांड और सप्लाई में गैप आ जाता है, और जब लेबर सरप्लस में अवेलेबल होता है, इट मींस के पीपल वांट टू वर्क बट द एम्प्लॉयर्स डू नॉट वांट टू हायर, तो उससे एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि जी मिनिमम वेज सेट करने से लेबर मार्केट में लेबर सरप्लस या अनएम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होती है, या अगर ऑयल की प्राइस राइज कर रही है ड्यू बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस, लेकिन गवर्नमेंट इम्पोजेस अ प्राइस सीलिंग, तो शॉर्टेज कैसे क्रिएट होगी और उसके क्या रिपरकशंस या क्या इम्पैक्ट होगा इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो हमारा डिस्कशन जो है वो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर की रिवॉल्व करेगा। दैट इज प्रीटी मच हाफ ऑफ चैप्टर नंबर 6, और मे बी नॉट इन दिस वीक। अभी तो मैंने इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर रीइंफोर्स करना है। उसके बाद नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक ऑब्वियसली ईद हॉलीडेज के बाद ही आएगा, तो फिर हम टैक्सेस की तरफ जाएंगे कि जी टैक्सेस का क्या इम्पैक्ट होता है, हु पेज द टैक्स, और टैक्स इंसिडेंस किसके ऊपर होता है। बट लेट्स नॉट वरी अबाउट that topic at this stage. Right now, just try to develop your understanding and be clear about what happens when the government imposes. अब मैं बिल्कुल क्विक एक समरी आपको बता देता हूँ। A price ceiling which is above the market equilibrium price is not binding. A price ceiling which is below the equilibrium price is binding, but it creates a shortage in the market because buyers want to buy more and suppliers do not want to supply that much. It creates a shortage. On the contrary, on the other hand, a price floor works in an opposite manner. A price floor which is below the market equilibrium price is not binding. It has no impact on the market. However, a price floor which is above the market equilibrium price creates a surplus because producers or suppliers want to supply more, but buyers do not want to buy that much. It creates excess supply or surplus in the market. तो अगर ये इन दोनों के ऊपर सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव या किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है, तो ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई का आपने ग्राफ तो वही बनाना है। जो सीलिंग या फ्लोर की लाइन है वो उस इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। वो ड्रॉ करके फिर आप सोचें कि अगर सीलिंग में ये रिस्ट्रिक्शन है कि इससे ऊपर नहीं जा सकते और फ्लोर में ये रिस्ट्रिक्शन है कि इससे नीचे नहीं जा सकते, तो लॉजिकली आप अपने आप को कन्विंस करने की और समझने की कोशिश करें
कि क्या ये बाइंडिंग है या नहीं है। अब बाइंडिंग नहीं है तो नो इम्पैक्ट, और अगर बाइंडिंग है तो जहां प्राइस सीलिंग बाइंडिंग होगी तो हमेशा शॉर्टेज क्रिएट होगी, और अगर फ्लोर बाइंडिंग है तो हमेशा सरप्लस क्रिएट होगा। तो दिस इज प्रीटी मच द समरी ऑफ द डिस्कशन ऑफ द डे। मैंने लेक्चर की इसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली है, लेकिन प्लीज कीप वन थिंग इन माइंड, जो माइक्रोसॉफ्ट की पॉलिसी है वो थोड़ा सा चेंज हुई है रिसेंटली। नाउ दीज वीडियोज आर अवेलेबल ओनली फॉर द नेक्स्ट 20 days और सो। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इन वीडियोस को डाउनलोड करके सेव कर लें, because after 20 days if you want to revisit these topics, एग्जाम के करीब आप रिवीजन करना चाहते हैं, आपकी क्लास मिस हो गई है, the video may not be available। मैं भी कोशिश करूंगा अपने एंड से, I will try to keep a copy, but I may not be able to keep all the copies with me because of storage space or something else। तो आप लोगों ने अपने एंड से ये फाइल्स और वीडियोस डाउनलोड करके सेव करके रखनी है, एंड दे विल कम इन हैंडी लेटर ऑन। 1 महीने 2 महीने के बाद जब आप रिवीजन करने जाएंगे और अगर ये क्लास की वीडियो आप दोबारा से सुन लेंगे तो बहुत आसानी के साथ आपकी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। अच्छा, मानूर सलीम हैज रेज्ड अ हैंड, डू यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? No, sir, I did it अच्छा, previously. नहीं वो रेज योर हैंड को ना दोबारा से क्लिक कर देंगी तो वो हैंड डिसअपियर हो जाएगा। अदरवाइज आई कीप गेटिंग द इंप्रेशन कि somebody wants to ask। So students, are you all okay with the discussion, today's discussion on price ceiling and price floor? Yes. Yes, sir. अच्छा, आर यू ऑल्सो अवेयर, आप ऑब्वियसली आपको स्टूडेंट अफेयर से दूसरी जगहों से इंफॉर्मेशन आ रही होगी, जो हमारी फ्राइडे की क्लासेस थी वो आपको पता है कि थर्सडे पे शिफ्ट हो गई हैं। नया टाइम टेबल आपके पास आ गया है ना? Yes, sir. जी। ठीक है, तो प्लीज कीप एन आई ऑन द न्यू टाइम टेबल, क्योंकि टाइमिंग्स भी थोड़ी सी शफल हुई हैं, डेज भी शफल हुए हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू विल बी प्रेजेंट ऑन टाइम इन द क्लास ऑन थर्सडे। ऑब्वियसली वो जो फ्राइडे की क्लास थर्सडे पे आई है, और इसी टॉपिक को मैं फर्दर एलैबोरेट करूंगा या टैक्सेस का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, बट वी विल स्टिल बी विद इन द सेम चैप्टर। ठीक है, आई विल स्टे इन द क्लास फॉर अनदर फ्यू मिनट्स इन केस somebody has a question, but for all practical purposes the class is over. You are free to exit the session, and we will inshallah meet now on Thursday. Thank you very much. Allah Hafiz. Okay, sir. Thank you. Allah Hafiz, sir. Okay, Allah Hafiz.